नो, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ एक ही बारी में हुआ, स्टेप वाइज हुआ, कुछ स्टेप्स दिन में हो गए, कुछ स्टेप्स रात में हो गए, और फाइनल प्रोडक्ट था जो फूड का वो हमें मिल गया। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब बेटा आ जाते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता भाई, दूसरों से मांगता है। ठीक है, दूसरों से मांगता है, मांगता नहीं है, बेसिकली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि भाई हम, जैसे कि भाई समृद्धि मैम, जैसे कि भाई ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब मैम को अगर भूख लगे तो मैम क्या करेंगे, फ्रूट्स खाएंगे। तुम भी खाओ भाई, दिमाग चलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छी चीजें खाओ, इस टाइम पे तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं। तो भाई मेरे को फूड कहां से मिल रहा है, मेरे को फूड कहां से मिल रहा है, फ्रूट से। फ्रूट क्या है, फ्रूट प्लांट है, तो मेरे को खाना कहां से मिल रहा है, प्लांट से। ठीक है, अगर मैं हनी खा रही हूँ, मैं मिल्क खा रही हूँ, मैं मीट खा रही हूँ, मैं खाती नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं फिश खा रही हूँ, मैं चिकन खा रही हूँ, है ना, तो ये क्या है भाई, ये क्या है, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स है। या तो मैं किसी प्लांट से या किसी एनिमल से क्या कर रही हूँ, अपना फूड ले रही हूँ। ठीक है, तो सॉरी गाइस, क्या बोल रही थी मैं, हाँ। तो बेटा ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर देयर फूड। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरीके का हो सकता है बेटा, होलोजोइक, स्टेप्टोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन बेटा एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने खाने को पूरी की पूरी तरह अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहा है और अपनी बॉडी के अंदर ले जाके उसको डाइजेस्ट कर रहा है। जैसे कि भाई अभी हमने क्या किया, हमने खाना खाया, खाना हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, हमारी बॉडी उसको क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, डाइजेस्ट करेगी और मेरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा जितने भी हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर होते हैं बेटा, वो यही वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं, है ना। और हमारे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, वो भी यही वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं। फिर आ जाता है बेटा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे डेड एंड डिकेइंग, डेड मतलब मरा हुआ, डिकेइंग मतलब सड़ा हुआ, दूसरे सड़े गले ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है ना, और उनसे न्यूट्रिशन लेता है। जितने भी बेटा मैक्सिमम फंजाई है वो यही वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं, जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं बेटा, जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं वो यही वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ठीक है, और बेटा इनके बाद इनके खासियत ये है बेटा, ये अपने फूड को क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर स्टार लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्टार लगा रही हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एमसीक्यू बन जाता है पेपर में। ठीक है, अब बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं तो ये क्या करते हैं, पहले उसको तोड़ते हैं, पहले उसके चिन्ने 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 टिन्ने 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 टाइनी क्या करते हैं बेटा, टाइनी पीसेस करते हैं, टाइनी क्या बोलते हैं उसको, है ना, उसको सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं और फिर जब उसके छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। तो ऐसे वाले न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे वाले न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ब्रेड मोल्ड हो गया बेटा, जिसको हम राइजोपस भी बोलते हैं, वो ये वाला न्यूट्रिशन दिखाता है। मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं ये वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटा, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, पर जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है वो लिविंग होता है। जैसे कि मान लो बेटा तुम्हारे पेट में कीड़े हो जाएं, तुम्हारे पेट में, तुम्हारे इंटेस्टाइन में कोई एस्कैरिस राउंडवॉर्म चला जाए, तुम्हारे पेट में बेटा टेपवॉर्म चला जाए, तो वो क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट क्या करता है, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक जाता है जाके, जी भाई मुझको खाना दे दो प्लीज, है ना। तो बेटा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैरासाइट और ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। लाइस है, लीच है, टिक्स है, टेपवॉर्म है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पर किसका बेटा, अमरबेल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कस्क्यूटा बोलते हैं। अमरबेल बेटा एक ऐसा पौधा होता है जिसके पास क्लोरोफिल नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, ये खाना लेता है। अब आ जाते हैं बेटा न्यूट्रिशन और अमीबा के ऊपर। अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, दोनों ही होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन यहां से बन जाता है बेटा। तो अमीबा क्या करता है बेटा, अमीबा के पास होता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की मदद से वो क्या करता है बेटा, खाने को कैप्चर करता है। अब खाना जैसे ही कैप्चर हो जाता है बेटा, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसका नाम होता है फूड वैक्यूल। खाना जैसे ही कैप्चर होता है बेटा, है ना, खाना जैसे ही कैप्चर होता है, सूडोपोडिया की मदद से वो खाने को कैप्चर करता है और यहाँ पर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसका नाम होता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो फूड को तोड़ देते हैं और फूड जितना भी, है ना, जितना भी यूजफुल कंटेंट होता है फूड में वो निकल के कहाँ चला जाता है बेटा, उसके साइटोप्लाज्म में चला जाता है। और जितनी भी नॉन यूजफुल चीजें होती हैं, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो सारा का सारा चीजें क्या है बेटा, सेल के सरफेस से उठा के बाहर फेंक दी जाती है।
कितना सिंपल है, राइट? ठीक है, अब देख लेते हैं पैरामीशियम के बारे में। अब पैरामीशियम और अमीबा में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो हमारा अमीबा होता है बेटा वो कॉन्स्टेंटली अपनी शेप बदल सकता है ना, वो अपनी शेप बदल सकता है, बट पैरामीशियम के साथ ऐसा नहीं है। पैरामीशियम की जो शेप होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है, और इसके बारे में खासियत बात ये है कि इसके सरफेस पे निन्ने है ना, छोटे 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 क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सीलिया। और ये सीलिया जो है बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके न्यूट्रिशन में। अब होता क्या है बेटा, मान लो ये कोई फूड पार्टिकल है, तो ये सीलिया क्या करते हैं बेटा, ये सीलिया ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को धक्का मार के एक पॉइंट पे भेजते हैं जिसका नाम होता है ओरल ग्रूव। और ये ओरल ग्रूव के थ्रू जो ये फूड होता है बेटा, फूड का पार्टिकल इसकी बॉडी के अंदर जाता है। बॉडी के अंदर क्या बनता है, फूड वैक्यूल बनता है। फूड वैक्यूल के अंदर फूड डाइजेस्ट होगा, जो भी यूजफुल चीजें होंगी साइटोप्लाज्म में जाएंगे, और जो भी नॉन यूजफुल चीजें होंगी वेस्ट होगा बेटा, वो कहां चला जाएगा बेटा, वो एनल पोर के थ्रू क्या है बेटा बाहर आ जाएगा। जैसे कि बेटा आप खाना खाते हो माउथ से और निकाल देते हो एनस से, बिल्कुल यहाँ पर सेम चीज हो रही है। ओरल ग्रूव से फूड एंटर करता है और वेस्ट एनल पोर के थ्रू बाहर निकलता है। अब बेटा इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स कैसा न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ह्यूमन बींग्स कैसा न्यूट्रिशन दिखाते हैं भाई, ह्यूमन बींग्स दिखाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या था, ऑर्गेनिज्म खाने को खा लेता है और फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाता है, और अपनी बॉडी के अंदर जब उसको लेकर जाता है तो उसको वो तोड़ता है। तोड़ने का मतलब डाइजेशन, ठीक है, तोड़ने का मतलब क्या होता है, डाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम नाम की एक चीज है जो कि दो चीजों से मिलकर बनी है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है कुछ ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटा, एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसकी शुरुआत हमारे माउथ से होती है। माउथ के बाद क्या होता है, फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस के थ्रू क्या होता है बेटा, सारा POTY बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, जब हमने खाना खाया है ना, तो हमने खाया तो फूड था पर निकला कुछ और, तो ये क्या हुआ भाई, रास्ते में बहुत सारी चीजें हुई है ना। जैसे जैसे हमारा फूड माउथ में गया, स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, उसके ऊपर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस ने एक्ट किया, उसके ऊपर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस, बहुत सारे एंजाइम्स ने क्या किया बेटा, उनके ऊपर ना एक्ट किया, उनको तोड़ा और अलग अलग चीजों में कन्वर्ट किया। और जब अलग अलग चीजों में कन्वर्ट किया, आखिरी में आते 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 बेटा जो भी यूजफुल चीजें थी वो तो हमारे ब्लड में चली गई, बट जो भी नॉन यूजफुल चीजें थी बेटा वो POTY की फॉर्म में, फीकल मैटर की फॉर्म में, सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में क्या हुआ बेटा, हमारी बॉडी से बाहर निकल गई। रंग बिरंगी बना रहे हैं बच्चे, बेटा क्या खाया था तुमने जो तुम्हारी रंग बिरंगी निकल रही है ना। चलो बेटा जल्दी से देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको हाईलाइट करके बताऊंगी। देखो बेटा सबसे पहले हम खाना खाते हैं माउथ, है ना, तो बेटा ये जो अंदर खाली जगह है जहाँ पे तुम्हारे दांत लगे हुए हैं, जहाँ पे तुम्हारी टंग है ना, उसको हम बोलते हैं बकल या फिर ओरल कैविटी। वहां पर टीथ होते हैं बेटा, टीथ की मदद से हम खाने को च्यू करते हैं, क्रश करते हैं, खाने को तोड़ते हैं, है ना। टंग होती है बेटा, टंग पे क्या होते हैं, टंग पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसकी मदद से हम खाने को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, है ना, और इसकी मदद से हम खाने को क्या है, निगलते भी हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर देयर इज अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में से एक फ्लूइड निकलता है जिसका नाम होता है सलाइवा। और सलाइवा एक फ्लूइड है बेटा, है ना, एक फ्लूइड है, पानी जैसा क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। और इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है बेटा, इस फ्लूइड के अंदर एक सब्सटेंस होता है, एक केमिकल होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, हमारे फूड के अंदर जितना भी स्टार्च होता है, जैसे कि बेटा आप आलू खाते हो, है ना, खाते हो ना भाई, पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे बेटा कि माउथ के अंदर ही क्या हो चुकी है, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद बेटा खाना हमारा जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप मतलब ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, ठीक है। अब फूड पाइप में बेटा कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता, इसका काम केवल क्या है, माउथ से जो भी फूड आ रहा है उसको स्टमक तक पहुंचाना। अब ये हो कैसे पाता है बेटा, ये जो हमारा फूड पाइप होता है कॉन्स्टेंटली बेटा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यानी कि दब रहा है फिर वापस आ रहा है, दब रहा है वापस आ रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है बेटा, इसके कारण खाना क्या होता है, आगे की तरफ भागता है। और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और खाना कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। अब ये देखो बेटा स्टमक है, स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है ना, एक जे मतलब ABCDEFGHIJ, जे, हाँ, जे फॉर जोकर। तो जे शेप क्या है बेटा, एक ऑर्गन होता है। और हमारे इस स्टमक के अंदर क्या होती है, हमारे इस स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब देखो बेटा मैं कुछ चीजें बता रही हूँ, ध्यान से सुनते जाओ। हमारे स्टमक के अंदर क्या होती हैं, हमारे स्टमक के अंदर होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स।
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है बेटा? कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जिसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। ठीक है, अब ये क्या है बेटा? तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों का अलग अलग रोल है। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है बेटा जो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, डाइजेशन करता है प्रोटीन्स का। कैसे याद रखोगे? P फॉर पेप्सिन और P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा? हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। बट ये तभी काम करेगा जब इसको क्या मिलेगा? एसिडिक मीडियम मिलेगा। एसिडिक मीडियम बोले तो बेड़ू, एसिडिक मतलब लो पीएच मिलेगा, है ना? तो अब इसको लो पीएच कौन देगा? कोई एसिड देगा। तो हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस गाइस, ये वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो आप सोच रहे हो। एग्जैक्टली यही HCl क्या होता है बेटा? हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होता है और इसका काम है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। किसको? पेप्सिन को। अब बेटा क्योंकि ये एसिड है तो इसका एक फायदा और है, हमारे फूड में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस है ना, तो ये HCl उसको क्या कर देता है? मार देता है। उसके अलावा बेटा HCl क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हार्म कर सकता है हमारे स्टमक के अंदर मसल्स को। क्या कर सकता है बेटा? ये हार्म कर सकता है, तो उससे बचाने का काम करता है बेटा म्यूकस। ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl। अब इसके बाद क्या होता है बेटा? खाना चला जाता है कहां पर? याद रखेंगे बेटा, स्टमक के बाद, है ना? याद रखेंगे भाई, स्टमक के बाद खाना डायरेक्टली जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिवर के अंदर और पेनक्रिया के अंदर खाना नहीं जाता, प्लीज आप इसको याद रखेंगे। अब जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भाई एकदम परेशान, फुल एकदम परेशान। फिर उसको याद आता है, अरे गाइस मेरे पास तो दोस्त भी हैं। फिर वो फोन करता है लिवर को, अरे लिवर भाई एक्चुअली मेरे पास ना थोड़ा ज्यादा काम आ गया है, आप मेरी हेल्प कर दो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? लिवर से थोड़ी हेल्प लेता है। लिवर क्या करता है? लिवर बनाता है बाइल जूस। लिवर बनाता है क्या? बाइल जूस। अब बाइल जूस के अंदर बेटा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। अब बेटा लिवर के अंदर जो बाइल जूस बना है भाई, लिवर के अंदर जो बाइल जूस बना है, लिवर के अंदर जो बाइल जूस बना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और वो क्या करता है बेटा? वो करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या है? मान लो बेटा ये फैट का कोई बहुत बड़ा सा गुब्बारा है, ये फैट का कोई बहुत बड़ा सा क्या है? बॉल है ना? तो बाइल जूस क्या करेगा बेटा? बाइल जूस इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू छोटी ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट। तो बड़ी सी फैट की एक बॉल को छोटी फैट की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है बाइल जूस, और इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। उसके अलावा बेटा स्टमक के अंदर जो HCl था, उसने खाने को क्या कर दिया था? उसने खाने को एसिडिक कर दिया था। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे भाई? एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या डालोगे? बेस डालोगे, राइट? तो बेटा हमारा बाइल जूस खाने को अल्कलाइन बनाता है। बेटा ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। क्या कर देता है भाई? फूड को अल्कलाइन कर देता है। और बेटा अगर एक्स्ट्रा बाइल जूस बन जाए तो वो कहां पे स्टोर होता है? अगर एक्स्ट्रा बाइल जूस बन जाए तो वो हमारे लिवर के नीचे क्या है? गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। वहां पर जाके वो क्या हो जाता है बेटा? स्टोर हो जाता है। अब आपने सुना होगा बेटा कई बार क्या होता है, हम आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का बता रही हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। देखो पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट। देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ओहो सुनीता की मम्मी की, ताई की, चाची की, फूफी की, गुड़िया की, भतीजी की, नानी की बेटी को पथरी हो गई गॉल ब्लैडर में, और क्या हुआ? उसके बाद उनके गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया। अब आप बताओ क्या वो फैट वाले सब्सटेंसेस को ढंग से खा पाएंगी? आपको क्या लगता है, क्या उनको फैट वाली डाइट लेनी चाहिए? कमेंट। आप क्या करोगे अब बताओ, आप क्या करो? मुझे तो समझ ही नहीं आया। देखो बेटा भाई जिसका गॉल ब्लैडर नहीं है, आप ऐसे सोचो, जिसका गॉल ब्लैडर नहीं है उसके बॉडी में बाइल जूस ढंग से स्टोर नहीं हो पाएगा, उसकी बॉडी में बाइल जूस ढंग से स्टोर नहीं हो पाएगा। और जिसकी बॉडी में बेटा बाइल जूस ढंग से स्टोर नहीं हो पाएगा तो बाइल अपना काम नहीं कर पाएगा। बाइल का काम क्या होता है? बाइल का काम होता है फैट के डाइजेशन में हेल्प करना। और जब फैट का डाइजेशन बेटा, जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है वो फैट का डाइजेशन ढंग से नहीं कर पाता। इसीलिए बेटा पेपर में क्वेश्चन आएगा
इस तरीके से, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आप लिखोगे भाई डॉक्टर ने एडवाइस किया, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो अब फैट वाला खाना नहीं खा सकती, उनको फैट वाला खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर अब बाइल ढंग से स्टोर नहीं हो रहा। बाइल का काम था फूड के अंदर जो भी फैट था उसको डाइजेस्ट करना, तो शी शुड अवॉइड फैट वाला खाना। ओके गाइस, तो ऐसे तुम्हें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। पढ़ लिया से काम नहीं चलेगा। आप कॉन्सेप्ट को बेटा दिमाग में रख लिया, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखो, ठीक है, इस तरीके से बेटा, है ना, इस तरीके से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखो, ठीक है बेटा। तो ये दो काम है जो बाइल जूस करता है। अब इसके अलावा फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है भाई लिवर ने तो मेरी बहुत हेल्प कर दी, अब तुम मेरी बात सुनो। किसको फोन किया उसने? पेनक्रिया को। स्मॉल इंटेस्टाइन ने किसको फोन किया? पेनक्रिया को। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के दो दोस्त हैं, एक है लिवर और दूसरा है पेनक्रिया। लिवर से तो उसने हेल्प ले ली, अब वो सेकंड हेल्प लेता है पेनक्रिया से। और पेनक्रिया क्या करता है बेटा? पेनक्रिया बनाता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। पेनक्रिया ने बनाया पेनक्रियाटिक जूस और वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके? पेनक्रियाटिक जूस के अंदर तीन चीजें होती हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। क्या होती है? तीन चीजें होती हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है। अमाइलेज क्या करता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। लाइपेज जो फैट थे बेटा ये वाले, इनको और फर्दर तोड़ता है, तो ये तीनों एंजाइम्स है बेटा जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड इसके बाद फाइनली बेटा जब उसको लगता है कि भाई मैंने अपने दोस्तों से हेल्प ले ली है, अब तो मुझे फाइनल काम करना पड़ेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है बेटा फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। याद रखेंगे फूड की फाइनल डाइजेशन कहां होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। आखिरी में क्या करता है बेटा? आखिरी में स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं बेटा फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देते हैं, फाइनल ब्रेकडाउन कर देते हैं, फाइनल डाइजेशन कर देते हैं। और याद रखेंगे बेटा जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जितना भी प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जितना भी फैट होता है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब पूरा फूड क्या हो चुका है बेटा डाइजेस्ट हो चुका है, तो अब ये फूड क्या होगा बेटा? ये फूड एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाएगा। भाई आपने जितना भी खाना खाया, क्यों खाया? क्योंकि भाई हमें जरूरत थी खाने की। क्यों जरूरत थी? व्हाई डू वी नीड फूड? भाई हमें खाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि खाने से हमें मिलती है एनर्जी, खाने से हमें मिलती है रॉ मटेरियल, नया सेल बनाने के लिए, नया टिश्यू बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए। तो आपने खाना क्यों खाया था? क्योंकि हमें ये सब चीजें चाहिए थी। तो ये सब चीजें कहां पड़ी हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ी हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से इनको भेजा जाएगा ब्लड के अंदर इनको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है बेटा। याद रखेंगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पर विलाई का। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनका नाम होता है विलाई। विलाई क्या करते हैं बेटा? विलाई हेल्प करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो याद रखेंगे बेटा विलाई के ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा खाना एब्जॉर्ब हो पाता है। ज्यादा खाना एब्जॉर्ब होगा तो ज्यादा क्या मिलेंगे बेटा? न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे बॉडी को। इसके बारे में 3 पॉइंट्स। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, और इनके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनकी मदद से क्या होता है? खाना एब्जॉर्ब हो पाता है। और जब फाइनली खाना एब्जॉर्ब हो गया बेटा तो हमारे ब्लड में चला गया। ब्लड से कहां जाएगा बेटा? सेल के पास। सेल उससे क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। अब जो भी खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो कहां चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको कोलोन भी कहा जाता है। और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है बेटा? वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। अब बेटा जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो भी खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, सारा जो वेस्ट है बेटा क्या होता है? हमारे इस आखिरी हिस्से में आके क्या होता है बेटा? स्टोर हो जाता है। इस आखिरी हिस्से को ना, ये क्या बेटा? ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से को हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम के अंदर आपकी POTY स्टोर होती है जब तक आप उसको बाहर रिलीज नहीं कर देते। मॉर्निंग में, दिन में, दोपहर में, जब तुम्हारा मन करे भाई तब करो, तुम्हारी है, ठीक है। तो रेक्टम में क्या होती है बेटा? वो वेस्ट कलेक्ट होता है। और फाइनली बेटा यहाँ पे नीचे की तरफ एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसका नाम होता है एनस, और एनस के थ्रू क्या होता है बेटा? हम रिमूव कर देते हैं उन अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब फूड को। याद रखेंगे बेटा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन।
याद रखेंगे बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। व्हाट इज इजेशन? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब फूड। बहुत सारे बच्चे इसको क्या बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे इसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। नहीं बेटा, ये एक्सक्रीशन नहीं होता, इजेशन होता है। इजेशन का मतलब जो भी खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, अब्सॉर्ब नहीं हो पाया, आप उसको जब बॉडी से बाहर निकाल देते हो तो उसको इजेशन बोलते हैं, एक्सक्रीशन नहीं बोलते। पेपर में अगर लिख कर आया तो बेटा पिटाई होगी। मम्मी को फोन करके बोलूंगी, खुद तो नहीं आ सकती ना पीटने के लिए, मम्मी को फोन करके बोलूंगी इसको चप्पलों से पीटा जाए। इसको 4 बार बताया था इजेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, तो इजेशन और एक्सक्रीशन दो अलग चीजें हैं। एक्सक्रीशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। जब आपकी बॉडी खाने को, है ना, जो भी खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो भी खाना आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, आपकी बॉडी ने कहा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, इसको निकालो, तो बेटा आप उसको डेली सुबह निकालते हो, है ना। तो जब आप उसको निकालते हो तो बेसिकली आप उस टाइम इजेशन कर रहे होते हो। अब यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन और बनता है। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो हर्बीवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बेटा, वो लंबा होता है एज कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोर्स। यानी कि जो हर्बीवोर्स जैसे कि काउ है ना, काउ बफेलो है, इनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा है। कार्निवोर जैसे कि लायन टाइगर है, इनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर्बीवोर क्या करते हैं बेटा, प्लांट को खाते हैं और प्लांट के अंदर पाया जाता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, और क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है इसलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा होता है। ठीक है बेटा, इसी के साथ बेटा आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज रेस्पिरेशन। अब देखो बेटा, 2 चीजें होती है, एक होता है रेस्पिरेशन और एक होता है ब्रीदिंग। देखो बेटा, बच्चों को लगता है दोनों सेम चीज होती है, नहीं, दोनों चीजें सेम नहीं है बेटा। देखो बेटा, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल एक्सेल, ये क्या होता है? ये ब्रीदिंग होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब देखो बेटा हमारे सेल के अंदर हम फूड को तोड़ के खाना बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। दोनों चीजें अलग हैं, इनहेल एक्सेल, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ये मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ। रेस्पिरेशन क्या है? जब हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़ के, फूड को तोड़ के एनर्जी बनाई जाती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, ये हो गया। ब्रीदिंग की प्रोसेस लंग्स में होती है, ये बेटा हमारे सेल में होती है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये एक केमिकल प्रोसेस है ना। यहाँ पे बेटा कोई भी एनर्जी नहीं बनती, इनहेल एक्सेल करने पे बेटा कोई एनर्जी नहीं बन रही है, बट जब हमारे सेल के अंदर फूड को तोड़ा जाता है तो एनर्जी बनती है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये वही एनर्जी है बेटा जो हमारी बॉडी यूज करती है। इस टाइम बेटा मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, है ना, मैं सपाटे लगा रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ बेटा, माय बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर दैट, है ना भाई। मेरी बॉडी को कुछ भी करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी बेटा हमारी बॉडी बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि हमारे सेल के अंदर होती है। अब हमारे सेल के अंदर भाई ऐसा क्या हो गया? देखो बेटा, जब आपने खाना खाया तो वो सारा खाना कहाँ गया बेटा? ब्लड में गया। ब्लड उस खाने को लेकर धुन करके कहाँ ले गया? सेल के पास ले गया। अब सेल कहता है ठीक है भाई, मैं इस खाने को तोड़ दूंगा, मैं इस ग्लूकोज को तोड़ दूंगा, मैं एनर्जी बना दूंगा, बट आप एक काम करो, मुझे थोड़ी सी ऑक्सीजन लाके दे दो। मेरे को जब आप ऑक्सीजन लाके दोगे तो मैं ऑक्सीजन की मदद से इस ग्लूकोज को तोड़ूंगा और मैं CO2 बनाऊंगा, वाटर बनाऊंगा, थोड़ी थोड़ी एनर्जी भी बना के तुमको दे दूंगा। ठीक है, तो बेटा ये सारी कहानी ये लिंक्ड क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन तभी मिलेगी जब हम ब्रीदिंग करेंगे, इसलिए दोनों प्रोसेसेस को साथ साथ क्या है बेटा, कई बार बोल दिया जाता है ना, इसलिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बेटा हमारा फोकस यहाँ पर हो जाना चाहिए इस डायग्राम पे, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बेटा इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रेस्पिरेशन 2 तरीके की हो सकती है बेटा, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। रेस्पिरेशन मतलब फूड को तोड़ के एनर्जी बनाना, रेस्पिरेशन मतलब फूड को तोड़ के एनर्जी बनाना। फूड को तोड़ के एनर्जी बनाने के लिए अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो एरोबिक, और अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है तो एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं बेटा, सेम चीज है, एक ही प्रोसेस के 2 नाम है। ठीक है, तो जब बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात होती है तो वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पहले इसके बारे में बात करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। पहले किसके बारे में बात करेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। देखो बेटा, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब खाना बना रहा है, खाने को तोड़ के एनर्जी बना रहा है, तो वो क्या करता है? सबसे पहले वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है पायरूवेट में। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, पायरूवेट में 3 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज टूट के कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में, थोड़ी बहुत एनर्जी बनती है। अब बेटा ये पायरूवेट देखता है सेल के अंदर क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है और फर्दर वहां जाके टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। एनर्जी मतलब ATP में।
ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया बेटा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन का आधा स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है और आधा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है बेटा, तो ये वो रिएक्शन है बेटा जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये वाला रिएक्शन होगा, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट, पायरुवेट फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है, अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है तो क्या, अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है, अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है तो बेटा दो केसेस हो सकते हैं, जैसे कि एक तो ईस्ट का केस देखेंगे पहले। ईस्ट के केस में क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट देखता है भाई सेल के अंदर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है, साइटोप्लाज्म में ही पड़ा वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। इथेनॉल क्या होता है बेटा, इथेनॉल एक तरीके का एल्कोहल होता है, C2H5OH, राइट, ये होता है ना C2H5OH, है ना। तो इथेनॉल में क्या होता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है। और इथेनॉल क्या है बेटा, एक अल्कोहल है, इसलिए इस प्रोसेस को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है। याद रखेंगे बेटा ये प्रोसेस ईस्ट के अंदर होती है। तो ईस्ट के अंदर जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, तो बेटा क्या होता है, पायरुवेट कन्वर्ट हो गया इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। अब बेटा हमारी बॉडी के अंदर भी एक केस देखने को मिलता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का, बट ये क्या है बेटा, ये कंडीशनल है ना, मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होगी तभी क्या होता है, ये देखने को मिलता है। अब होता क्या है बेटा, कई बार हमारे मसल सेल्स को ना इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, मतलब मिल रही है बट उतनी नहीं मिल रही, मिल रही है बट उतनी नहीं मिल रही, मिल रही है बट उतनी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। लैक है ऑक्सीजन का, लैक मतलब कमी है ऑक्सीजन की, लैक मतलब कमी है ऑक्सीजन की। तो ग्लूकोज क्या हो जाता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। हमारे मसल सेल्स को बेटा जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये पायरुवेट हमारे मसल सेल्स के अंदर पड़ा कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। नोट करेंगे बेटा यहाँ पर कोई भी CO2 नहीं बन रही है, नोट करेंगे यहाँ पे कोई भी CO2 नहीं बन रही है। तो सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, और पायरुवेट को जब इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो हमारे मसल सेल्स के अंदर पड़ा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये लैक्टिक एसिड फिर क्या करेगा बेटा, क्रैम्प्स कॉज करेगा, जो कि आपको दर्द भी होता है बेटा जब आप बहुत दिन बाद दौड़ लगा लेते हो, डांस कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो। ठीक है बेटा, तो ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बेटा डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आधा स्टेप साइटोप्लाज्म में और आधा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में, बट ये क्या है बेटा, कंप्लीटली साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ से बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, पेपर में पूछा गया कि बताओ भाई एरोबिक एनारोबिक में से किस में ज्यादा एनर्जी बनती है, तो भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी बनती है। क्यों, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट, पूरे तरीके से नहीं टूट पाता ग्लूकोज, इसलिए कम एनर्जी बनती है। और यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स क्या थे, CO2, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पर बेटा ईस्ट के अंदर CO2 और इथेनॉल बना था, और मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बना था। कौन सी मसल्स होती है, याद रखेंगे बेटा, स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब बेटा जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, राइट, हमने इनहेल किया फिर हमने एक्सहेल किया, इनहेल किया एक्सहेल किया। तो जब हम इनहेल करते हैं, सबसे पहले बेटा याद रखो, जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हम कौन सी गैस अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहाँ से जाती है बेटा, है ना, ऐसा तो है नहीं छाती के पार कर गई सीधा अंदर घुस गई, ऐसा तो है नहीं बेटा ऑक्सीजन यहाँ से घुस गई, है ना, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन बेटा हमारी बॉडी में एंटर करती है नोज के थ्रू, है ना। अब नोज तो यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं है, देखो बेटा ये जो तुम्हारी नाक के जो दो छेद है ना बेटा, इनको बोला जाता है नॉस्ट्रिल। क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है नॉस्ट्रिल। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा नॉस्ट्रिल में तुम्हारी क्या होती है, ऑक्सीजन एंटर करती है, फिर वहां से जाती है बेटा वो नेसल पैसेज में। बेटा नाक के दो छेदों के अंदर अगर उंगली डालोगे तो खाली जगह है, उस खाली जगह को बोलते हैं नेसल पैसेज। उसके बाद बेटा, है ना, उस नेसल पैसेज के बाद बेटा यहाँ पर गले में, है ना, गले में एक कॉमन रास्ता होता है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स एक ऐसी जगह है बेटा जो कि कॉमन है। आपकी बॉडी में कोई भी गैस है, आपकी बॉडी में बेटा कोई भी फूड है, अगर वो एंटर कर रहा है तो वो पहले फेरिंग्स में जाएगा। फूड क्या है बेटा, फूड पाइप में चला जाएगा, और विंड जो एयर है बेटा ना, जो गैस है वो विंड पाइप में चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन सबसे पहले नेसल पैसेज में गई, नेसल पैसेज से फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स बेटा आपका ये जो है ना, ये जो गला है, यहाँ पे हाथ लगाओ जल्दी से, आपको
आपको यहाँ पे फील होगा कि कुछ ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ना, कुछ ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। वो ट्यूब क्या है बेटा? विंड पाइप है ना। विंड पाइप को ट्रेकिया बोलते हैं, विंड पाइप को ट्रेकिया बोलते हैं। और जब आप यहाँ पे अपने विंड पाइप पे हाथ लगाओगे तो आपको फील होगा कि बिल्कुल स्मूथ नहीं है, कुछ सर्कुलर सर्कुलर क्या है, कुछ रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है बेटा? कुछ रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं बेटा? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यानी कि मान लो ये आपका विंड पाइप है, तो विंड पाइप पे इस तरीके के क्या है? रिंग्स है। और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं बेटा? सपोर्ट करते हैं, हमारे एयर पैसेज को कोलैप्स होने से क्या है बेटा? बचाते हैं। अब बेटा यहां से बेटा है ना, कहां चला गया बेटा? ट्रेकिया से बेटा ये गैस चली जाती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल में, और ब्रोंक्यूल के आखिरी में बेटा लगे होते हैं गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से बेटा ये ऑक्सीजन चली जाती है बेटा कहां? ब्लड में, और ब्लड को मिल जाती है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को जब है ना, ऑक्सीजन को और ब्लड को मिल जाती है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को जब है ना, ऑक्सीजन को जब आगे फर्दर ट्रैवल करना होता है तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल, जो कि क्या करता है? उसको आगे ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ? करते 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 आखिरी में कुछ बलून जैसे स्ट्रक्चर्स थे जिनका नाम था एल्वियोलाई। वहां पर क्या हो गई? वहां पर हमारी ऑक्सीजन पहुंच चुकी है ना। तो ये ऑक्सीजन बेटा यहां से चली जाती है कहां पे बेटा? हमारे ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनको हर बॉडी सेल तक पहुंचा देते हैं। और एट द सेम टाइम बेटा हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे एल्वियोलाई में चली जाती है। और फिर सेम चीज होती है बेटा, है ना, फिर सेम चीज होती है। सेम चीज क्या? ये कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ब्लड से एल्वियोला में गई, एल्वियोला से ब्रोंक्यूल में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ट्रेकिया में, फिर लैरिंक्स में, फिर फेरिंक्स में, फिर नेसल पैसेज में, और फिर नॉस्ट्रल में। फिर आप इसको क्या कर देते हो? फिर आप इसको एक्सेल आउट कर देते हो। यही कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाल के क्या है? बाहर फेंक देते हो। राइट। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम एल्वियोला क्या होता है, जरा बताओ। देखो बेटा हमारे लंग्स के अंदर ना बलून जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। हमारे लंग्स के अंदर ना छोटे छोटे देखो इस तरीके से। ये क्या है? ये एक एल्वियोलाई है। और ये पूरा क्या है बेटा? ये एल्वियोलाई का गुच्छा है। जैसे कि अंगूर है, अंगूर का गुच्छा है, वैसे ही बेटा ये क्या है? ये एक बलून जैसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम एल्वियोला है। और ये पूरे स्ट्रक्चर का नाम होता है एल्वियोलर सैक। क्या होता है बेटा? ये पूरा जो स्ट्रक्चर हो गया इसका नाम होता है एल्वियोलर सैक। अब ये जो एल्वियोलाई होता है ये क्या करता है बेटा? ये एल्वियोला रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। वही जगह है जहां से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इसके अंदर आती है। तो यहाँ पर बेटा आप देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि भाई इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइंड है सो दैट ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। तो हम बताएंगे भाई एल्वियोलाई साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसका बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जैसे इसके अंदर हवा घुसती है गुब्बारे की तरह क्या होता है? फूल जाता है और इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है,